स्वामी जी, आपके चरणों में मेरा दंडवत। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खूब शुभेच्छाएं। और मैं अपने जुड़ने वाले सभी लोगों को एक बार बता दूं कि आज नर्मदा के गुजरात वाले तट से स्वामी जी हमसे जुड़े हैं और बहुत दिनों से मैं प्रयास कर रही हूं उनका समय मिले। उनका इस धरातल पे आना इसलिए भी सार्थक है कि वो सिर्फ अपने विचार ही साझा करने आज नहीं जुड़े हैं, वो अपने आश्रम में ऐसा बहुत कुछ कर रहे हैं जिस मुहिम को हम बहुत दिनों से चला रहे हैं। तो बिना देरी किए आज स्वामी जी से जुड़ते हैं। स्वामी जी, कल मैया का प्रकाट्य उत्सव था, माँ नर्मदा का, और बराबर। इसी उत्सव को हमने ठीक 1 महीने पहले से इस तरह से मनाना आरंभ किया था कि आप जैसे ज्ञानी संत समाज आएं और हमें कुछ ऐसा ज्ञान दें कि हम अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसे प्रयास करें जिससे हमारी नदियाँ, हमारा पेयजल, हमारे तालाब सब सुरक्षित रह सकें। तो मैं चाहूंगी इस पे आप अपने विचार रखें। बहुत अच्छी प्रवृत्ति है आपकी और मैं बहुत दिनों से आपके विचार सुन रहा हूं, देख रहा हूं और मुझे इससे बहुत प्रसन्नता होती है। और इस समय की सबसे आवश्यक कोई अगर कोई बात है तो पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा में जल, जमीन और वायु, ये तीनों की शुद्धि हो और उसका शुद्धिकरण होगा तो ही न केवल मानव जीवन अपितु समस्त जीव सृष्टि की सुरक्षा होगी जी। और अगर हम जब केवल मानव की बात करते हैं तो इस धरातल में बाकी जीव सृष्टि के सहयोग के बिना मानव जीवन की सुरक्षा संभव नहीं है। यानी हमारी जीवन सुरक्षा के लिए भी और सृष्टि के सभी कीट से लेके, छोटे कीट से लेके बड़े प्राणी और वनस्पति, सबकी सुरक्षा ये अनिवार्य है और ये सुरक्षा हमारी सुरक्षा के लिए है। जी। की और इसमें जल, आजकल जल की समस्या हमारे देश के लिए, मैं सारी दुनिया की बात नहीं करता हूं, लेकिन हमारे देश के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, हमारे यहाँ सरकार द्वारा जो लोकल ग्राम पंचायत, नगर परिषद, म्युनिसिपैलिटी, इन सभी से पानी की व्यवस्था होती है। लेकिन अगर हम कहें कि ये पेयजल, ये पानी जो हमें पहुंचाया जा रहा है म्युनिसिपैलिटी द्वारा, वाटर वर्क्स द्वारा, नगर पंचायतों द्वारा, ग्राम पंचायतों द्वारा, क्या सचमुच ये जल पीने लायक है या नहीं, इस पर सोचना जरूरी है। क्योंकि मनुष्य के लिए पीने लायक जल की जो विश्व आरोग्य संस्था की दृष्टि से जो निश्चित किया है, उसी दृष्टि से अगर हम देखें तो पेयजल का टीडीएस, उसका हार्डनेस 125 या 100 से 200 तक होना चाहिए। जी। जबकि हमारे यहां अधिकतर 400 से 700 तक ये टीडीएस पहुंच गया है। इसका मतलब हम जो पानी पी रहे हैं वो सचमुच पेयजल नहीं है। और आजकल बोतल का पानी, आरओ प्लांट का पानी, इसका एक जो चलन चल चुका है, उसकी जो विपरीत असर, उसके विपरीत परिणाम धीरे धीरे हमको दिखाई देने लगेंगे। जैसे मैं एक दृष्टांत के तौर पर कहूं कि कुछ वर्षों पहले हमने स्त्री भ्रूण हत्या शुरू की, बालिका को बोझ समझकर, तो आज के दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं। आज हमारे यहाँ कई परिवार, मैं कहूं कभी कभी मजाक की तौर पर, तो मेरे यहाँ कम से कम
एवरेज एक दिन का एक परिवार तो ऐसा आता होगा कि गुरुजी आशीर्वाद दीजिए, मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही है। हम कहे भैया कहां से शादी होगी जब बेटियां ही नहीं है। सही बात। तो ये स्थिति है, तो वो ही परिस्थिति पानी के लिए भी होगी। इसीलिए, और ये परिस्थिति क्यों हुई, इतना टीडीएस क्यों बढ़ गया, तो नदियों का जलस्तर घटने लगा, नदियों में प्रदूषण बढ़ने लगा, खेतों में भी हमारे किसान लोगों ने इतना बेफाम फर्टिलाइजर का उपयोग शुरू किया, और जिस प्रमाण में पानी जमीन में पहुंचना चाहिए, रिचार्ज होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। गांव में जो बड़े बड़े तालाब थे, शहरों में तालाब थे, सब पाट दिए गए। ये तो अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तालाब को पाटने पर प्रतिबंध रखा है, लेकिन उसमें भी कई टेक्निकल रास्ते निकाल के लोग उसको भी पाट रहे हैं। तो जो कुदरत से बरसात का पानी आता है वो सीधा ही समुद्र में चला जाता है। मैं आपको एक बात कहूं, केवल मेरे गुजरात की बात कहूं कि हमारे गुजरात में सापुतारा नाम का एक विस्तार है जो महाराष्ट्र से लग के है। गुजरात में सबसे सर्वाधिक पानी वहां बरसात होती है। हम उसको गुजरात का पांडिचेरी कहते हैं, अरे उसका चेरापूंजी कहते हैं। जैसे भारत में सबसे ज्यादा बरसात होती वो, तो हमारे गुजरात में औसत 30 से 35 इंच बरसात है, लेकिन सापुतारा में 100 से 125 इंच बरसात पड़ती है। लेकिन गर्मी के सीजन में वहां पीने का पानी का लाला पड़ जाता है, क्योंकि सारा पानी बरसात में फ्लडिंग होकर, एक तो फ्लड होता है तब परेशानी होती है और सारा समुद्र में बह जाता है। तो ये वाटर मैनेजमेंट जिसको कहते हैं वो हमारे पास नहीं है। तो जो पुराने जमाने में हमारे यहाँ इतने तालाब हुआ करते, कोई गांव ऐसा नहीं होता जिसमें अच्छा तालाब ना हो, और वो तालाब की वजह से सारा पानी जमीन में चला जाता था और जमीन में रिचार्ज होता था। इस वजह से पानी का स्तर ऊपर आता था। आजकल धीरे धीरे, मैं बताऊं, इस जगह, मैं जिस जगह से बोल रहा हूं, जिस जगह पर मैं आचार्य पद पर हूं, वहां 50 साल पहले आया था, तब 100 फुट लेवल, 80 से 100 फुट लेवल पर बोरवेल में पानी था। आज 140 से 150 फीट चला गया। इतना तेजी से जल स्तर घट रहा है। तो ये सब बातें बड़ी चिंताजनक है। इसीलिए मैंने अपने कंपाउंड में एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका काम अभी चालू है। हमारे कैंपस में जितने छत हैं वो सभी छतों का पानी एकत्र करके, मैंने एक यहाँ बहुत बड़ा संप का मेरा काम चल रहा है, रैंप का पानी का, बरसाती पानी का, जिसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो उसका मैं 80% पानी इकट्ठा करूंगा, जो साल में मुझे 18 से 19 लाख लीटर पानी देगा। इतना पानी संग्रह का मैंने एक, यहाँ मेरा वर्क अभी चल ही रहा है। वैसा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मेरा जो एजुकेशन कैंपस है, वहाँ हॉस्टल, स्कूल, कॉलेजेस और हमारा बहुत बड़ा शेड है सभा मंडप का, वो सारा पानी भी मैं बरसात का एकत्र कर रहा हूं, और वो 24 लाख लीटर पानी वहां इकट्ठा होगा। तो मेरा साल भर का जितना पानी का मेरा जो उपयोग है वो पानी, और उसमें मैं ट्यूबवेल का पानी लूंगा 1/3, क्योंकि मैंने रेन वाटर का टेस्ट कराया पानी का, तो बिल्कुल प्योर उसका 35 TDS है केवल, यानी डिस्टिल वाटर जैसा पानी है वो। तो हमारे पीने के पानी में कुछ मिनरल्स भी चाहिए। अब आरओ प्लांट से तो हम जो पानी लेते हैं उसमें 100% मिनरल्स चले जाते हैं। सही बात। आज मिनरल्स जिसको हम कहते हैं आयरन जो है, या कॉपर, जिंक, सल्फर, ये खनिज द्रव्य है, और वो खनिज द्रव्य जमीन से आते हैं, और वो खनिज द्रव्य हमारी वनस्पति में, फल में, फूल में, सब्जी में, और अगर ये जमीन में उगा के हम जो खिलाते हैं
हमारे जानवरों को, गैया को, भैंस को, उसमें भी आता है। तो दूध में मिलता है, पानी में मिलता है, सब्जी में मिलता है, सब में हमें मिनरल मिलता है। लेकिन जो सिंचाई हम कर रहे हैं खेतों में, वो पानी हम नीचे से लेते हैं और उसमें ये मिनरल के साथ ज्यादा हार्डनेस भी आती है जो हमारे जमीन को सख्त बनाती है। साथ में ये फर्टिलाइजर भी हमारे जमीन को सख्त बनाते हैं। तो धीरे धीरे जमीन भी बंजर होती जाएगी। इसीलिए ये बरसात का पानी का संग्रह करके पीने के लिए भी और खेती के लिए भी हमें उपयोग करना चाहिए। तो जहां नदी, इससे क्या, मैं विदेश में घूमता रहता हूं तो वहां मैं देखता हूं कहीं भी नई बस्ती आई, जैसे हम कॉलोनी आती है जी, तो वहां का एक नियम है कि इस कॉलोनी का पानी, आपने घर बना दिया तो इतना पानी आपके छत से नीचे बह के नदी में जाएगा, तो ये फ्लडिंग करेगा, इसलिए और परेशानी होगी। इसलिए वहां एक कंपलसरी कानून है कि जहां भी नई कोई कॉलोनी बनती है वहां उनको उस कॉलोनी के हिसाब का तालाब बनाना पड़ता है, कंपलसरी तालाब बनाना पड़ता है। यानी उस कॉलोनी का सारा पानी तालाब में जाएगा, तालाब में से जमीन में रिचार्ज होगा ताकि जमीन का जलस्तर कम ना हो, मतलब ज्यादा ना हो, ज्यादा जलस्तर ना हो, गहरा पानी ना चला जाए और फ्लड भी ना आए। हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं होने के कारण, जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ नर्मदा नदी पर जो इतना बड़ा डैम बना है, तो इससे मैं एक समझता हूँ फायदा ये है कि हर साल नर्मदा, हमारे भरूच और नर्मदा के किनारे पर जितने गांव शहर है उसमें फ्लडिंग होता था, पूर आता था, बाढ़ आती थी और कई खेतों में, कई गांवों में, कई शहरों में जानहानि, मालहानि सब कुछ होता था। तो पानी नियंत्रित हुआ तो ये कम हुआ। उसी तरह से हर एक जगह पर छोटे छोटे तालाब बने, छोटे छोटे नदियों पर छोटे छोटे चेक डैम बने ताकि वो पानी वापस जमीन में जाए और जमीन का जलस्तर जो धीरे 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 नीचे जा रहा है वो बंद हो और हमारे पानी में जो एक तरह की हार्डनेस, क्योंकि इतना हार्डनेस 600-700 TDS वाला पानी अगर कोई इंसान पीता है तो निश्चित उसको पत्थर, ये जो स्टोन की बीमारी हो सकती है, किडनी की बीमारी हो सकती है, उसको उसका खाना ठीक से हजम नहीं होगा, ये सारी बीमारी होती है। अब जब हम आरा का पानी लेते हैं तो उसमें और नुकसान ये है कि मिनरल सब चले जाते हैं, हार्डनेस तो कम होती है लेकिन शरीर में जो जरूरी मिनरल्स हैं वो भी इसमें निकल जाते हैं। इसीलिए इन सब बातों से बचने का सरल उपाय बरसाती पानी का संग्रह और बरसात पानी जमीन में अच्छी तरह से वो रिचार्ज हो वैसा प्रबंध। आज हमारे यहाँ से कई हमारे राजनेता वगैरह इजराइल में जाते हैं, कहते इजराइल में 2 या 3 इंच से ज्यादा बरसात नहीं होती है, लेकिन उन्होंने ऐसा मैनेजमेंट किया है कि एक बूंद भी पानी समुद्र में नहीं जाता। तो अगर भारत में जितनी बरसात होती है उसका 50% पानी भी अगर रोक लिया जाए जी, तो सारे राष्ट्र की जल समस्या खत्म हो सकती है। इसीलिए इस दिशा में अगर हम नहीं सोचेंगे तो आने वाले दिन हमारे लिए बहुत ही दुष्कर होंगे। और जल ही जीवन है। हम पढ़ते हैं, हम बोलते हैं, कहते हैं कि बिना जल जीवन संभव नहीं है। तो आज से ही हमें ये जल संचय का कार्यक्रम हर एक को करना चाहिए। मैंने यहाँ जो किया है मुझे बड़ा आनंद हो रहा है कि बहुत यात्री यहाँ आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, सब देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि मंदिर के कंपाउंड में ही हमने खदवा दिया है इतना बड़ा, तो सभी लोगों की इसमें निगाह पड़ती है। तो मैं सबको कहता हूं कि भैया बरसात का पानी का संग्रह हम करेंगे और यहाँ जो भी आएंगे उन सबको पानी पीने के लिए उनकी भोजन वगैरह की व्यवस्था ये बरसाती पानी से होगी। लोग पूछते क्या यहाँ पानी नहीं है?
मैं जिस प्रदेश में रहता हूं वो चरोतर प्रदेश कहा जाता है गुजरात का। चारुतर का मतलब अति सुंदर। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। यहाँ कहीं भी आप बोरवेल करो 24 घंटा पानी मिलता है, क्योंकि यहाँ से नजदीक से हमारी महिसागर नाम की नदी नजदीक से जाती है और नर्मदा की कैनाल भी हमारे यहाँ सब जगह आ गई है। लेकिन तभी भी पानी धीरे धीरे गहरा जाता जा रहा है। जमीन का स्तर, पानी का जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है और उसमें इतना, मैंने आगे कहा वैसे टीडीएस बढ़ रहा है कि पानी पीने के लायक भी नहीं है। तो मैं इन सबको ये बात बताता हूं और सबको ये भी कर, तुम अपने अपने घर के छत का पानी इस तरह उसका संग्रह करने की व्यवस्था करो तो तुम्हें आरओ प्लांट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पानी तुम्हें मिलता है उसको सादे फिल्टर से उसको फिल्टर करो, बरसात का पानी फिल्टर करो, दोनों को मिक्स करके पीने में उपयोग में लो और बरसात का पानी रसोई बनाने में, बाथरूम में। क्योंकि आजकल हमारे यहाँ देखिए कई लोग विदेश की तरह देखा देखी अपने घरों में भी बाथरूम में शावर लगाते हैं, लेकिन जब शावर हम चालू करते हैं तो एक धार ऊपर जाती, एक धार नीचे जाती, एक धार दीवार पर जाती, क्योंकि शावर में इतना क्षार पैदा हो जाता है कि उसके छोटे छोटे छिद्र सब बेकार हो जाते हैं, तो उसको बार बार मेंटेनेंस करना पड़ता है। हम आजकल अंडरग्राउंड पाइपलाइन करते हैं। अब तो ठीक है यूपीवीसी आ गई, बाकी लोहे की पाइप जब हम डालते हैं तो उस क्षार के कारण खराब हो जाती है। हम अपने घरों पर वाटर हीटर, सोलर वाटर हीटर लगाते हैं, लेकिन उसका मेंटेनेंस इतना बढ़ जाता है क्योंकि पानी इतना हमारा खारीला है, क्षार वाला है कि ये भी मेंटेनेंस में बढ़ा देता है। तो अगर हम अपने घर के ही छत का 80% पानी कलेक्ट करते हैं तो ये सब में, ये हमारे वाटर हीटर में, हमारे रसोई घर में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इससे हमारा आरोग्य तो अच्छा रहेगा, लेकिन और भी उसका मेंटेनेंस, बिजली का खर्च वो भी बच जाएगा, बिजली का उपयोग भी कम हो जाएगा। इस तरह से पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी। तो मैं यहाँ जो भी लोग आते हैं और जो भी लोग देखते हैं उन सबको ये समझाता हूं, ये बताता हूं और कई परिवार इसके लिए तैयार हो गए। वो कहते हैं गुरुजी हमें भी मार्गदर्शन करो, ये पानी किसी तरह से, क्या कि हम पूरी तरह से पानी कैसे बरसात का जो आता है उसके आगे हमको कैसे फिल्टर करना है, फिल्टर करने के बाद कैसे हम संप में उसको डाल सकते हैं और उसका क्या क्या टेक्निकल कैसे कैसे कर सकते हैं, वो हमारे इंजीनियर जो यहाँ है वो सब लोगों को समझाते हैं। उनसे समझ के मैं भी समझाता हूँ। और मेरा एक दूसरा भी प्रोजेक्ट, एक कोरोना के कारण मेरा प्रवास बाहर कम हो गया, तो इसका उपयोग मैंने इस दिशा में किया। हमारी संस्था में गौशाला है, तो गौशाला की हमारे पास करीब करीब मैं समझता हूं कि 40-45 हेक्टेयर जमीन है, 100 एकड़ के लगभग। और उस सारी जमीन को हमने एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पूरा कर दिया। सब जगह सब तरह की फसल बिल्कुल ऑर्गेनिक, जिसमें कोई भी रासायनिक खाद का बिल्कुल उपयोग नहीं, उसी हिसाब से। और उस फार्म को भी देखने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं। और हमने तो अपने अनुभव से, अपने ये सब वीडियो देख के किया, तो भी हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लोग भी यहाँ आते हैं उसको देखने के लिए और वो भी खुश हो जाते हैं, उनका अच्छा अभिप्राय है। और मैं ऐसा समझता हूं कि जैसे मेरे यहाँ ये तीर्थ है, लोग भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, सत्संग के लिए आते हैं, वो साथ में पर्यावरण के बचाव के ये तीर्थ में ऑर्गेनिक तीर्थ और पर्यावरण का तीर्थ बनाना चाहता हूं कि लोगों को वो भी प्रेरणा मिले। क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि साधु संत अगर इस प्रवृत्ति में आएंगे तो मैं समझता, हमने इस वर्ष हमारी गौशाला में करीब हमने 30 एकड़ जमीन खेती की नई खरीदी। तो कई लोग मुझे कहते हैं कि हमारे युवान खेती से भाग रहे हैं और आपने खेती शुरू की। तो मैंने कहा मैं सबको ये बताना चाहता हूं
कि भैया हमने विकास के आड़ में विनाश को अपने हये कर लिया है, अपने हार्ट कर लिया है, क्योंकि विकास क्या है, विनाश क्या है, उसकी भेद रेखा हम समझ नहीं रहे हैं। तो जब तक पर्यावरण की रक्षा नहीं होगी या पर्यावरण का विनाश करने वाली कोई भी विकास की यात्रा, ये हमारे लिए ये विकास नहीं हो सकती, ये विनाश का ही कारण बन सकती। और मैं तो केवल मानव के लिए नहीं, समस्त जीव सृष्टि के लिए। अभी मैं यहाँ आपके यहाँ एक कार्यक्रम में आने के पहले मेरे एक खेती के फार्म की मुलाकात में कुछ 10-12 लोग आए थे, उसको लेके गया था। वो फार्म में मैंने जो बाउंड्री करके लगाई है, तो मैंने उनको देखो खेत में कितने मोर है, कितने खरगोश हैं, कितने पंछी आते हैं और किसी तरह से यहाँ अपना किल्लोल करते हैं। हमारी फसल तो होती ही है, लेकिन पंछियों को भी चारा मिलता है, क्योंकि हम किसी भी तरह का ये पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं करते हैं। तो उसमें कुछ जंतु खेत में जरूर आते हैं, तो वो जंतु उनका खुराक बनता है, उनको भोजन मिलता है। और बिना किसी दवाई के छंटकाव, ये पेस्टिसाइड के बिना हम फसल ले सकते हैं, तो उनको भी जीवनदान मिलता। अगर हम इस पर पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, इससे जो कीड़े मर जाते हैं, उसको ये पंछी बेचारे उनको तो पता है नहीं, वो खा लेते तो वो भी मर जाते और बाद में हम भी मरेंगे कभी न कभी इसी जहर से। तो ये पानी के साथ साथ, क्या कि पानी सबसे बड़ी समस्या है, तो ये पूरा कुदरती तरीके से पानी का बचाव करना ये बहुत आवश्यक है। तो ये सारे लोग मेरे साथ आए थे, इतने खुश हो गए और उनको इतना अच्छा लगा कि आजकल हम खेत में जाते तो बहुत कम पंछी देखने को मिलते हैं। इसमें मोर तो कहीं न कहीं बहुत कम, कभी कभी जगह पर मिलते हैं, जबकि हमारे खेत में 40-50 मोर का झुंड वहां घूमता रहता है। और वो देख के मुझे इतनी प्रसन्नता होती है, क्योंकि मैंने चारों ओर जो है वो पार्टीशन लगा दिया है, पटिया का सीमेंट के पार्टीशन आता है। इस वजह से उनके लिए एक अभ्यारण्य बन गया। मेरा 4-5 हेक्टेयर का वो खेत है, वो पंछियों के लिए अभ्यारण्य बन गया, खरगोश के लिए अभ्यारण्य बन गया। और वो भी अच्छी तरह से जीते हैं और अच्छी तरह से हम भी फसल लेते हैं। और उससे जो भी अनाज होगा, जो भी होगा, वो जिनको मिलेगा वो बिल्कुल शुद्ध मिलेगा। और पानी के लिए हम भी हर एक खेत में ये बरसात का पानी का संग्रह का प्लानिंग कर रहे हैं कि बिल्कुल हमारे खेत का पानी कहीं भी बाहर न जाए, वो वापस या तो धरती में ही जाए, वो बह के फ्लडिंग न करें, किसी को नुकसान न करे, ऐसा हम प्लान कर रहे हैं। तो मैं ये बात सबको भी कहना चाहूंगा कि हमारे संत पुरुष जो ये कार्य करें अपने अपने मठों में, क्योंकि सभी जनता संतों का अनुकरण करती है। अगर हमारे उपदेश का, केवल हमारी वाणी का इतना अनुकरण अगर समाज करता है, तो हम जो प्रवृत्ति करेंगे उसका अनुसरण तो और बहुत ज्यादा होगा, इसका प्रभाव भी ज्यादा होगा। और जो कार्य दिल से किया जाता है, तो हमारे जो भी, क्या कि सरकार की सभी योजनाएं, हम कहते हैं सरकार हमारी बहुत योजना बना रही है, लेकिन सरकार की योजना को कार्यान्वयन करने वाले जो लोग हैं वो इतने निष्ठावान है कि नहीं, बिल्कुल ये बड़ी समस्या है। क्योंकि वो तो केवल कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। तो निष्ठा उसके हृदय में पैदा होती है कि जो इस समस्याओं के प्रति जागरूक है, जिसको ये समझ है कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए, वो व्यक्ति इसको परिपूर्ण कर सकता है। आज देखिए सरकारी अधिकारी अलग अलग क्षेत्र के हमारे यहाँ गौशाला देखने आते हैं, खेती देखने आते हैं। ये हमने जो जल संग्रह का कार्य प्रारंभ किया उसको देखने के लिए आते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। वो हमसे पूछते हैं, और मैंने तो एक अपना क्रम ही बनाया है कि मैं जरूर कथा सत्संग करूंगा, ग्रंथों के बारे में, पुराणों के बारे में भी कथा करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ ये जल बचाओ, पर्यावरण बचाओ, इसकी भी बात करूंगा। ये भी मेरा एक विषय रहेगा। और लोगों को, जो लोग आए उनसे मेरा तो एक संकल्प है कि सबको संकल्पबद्ध कराऊं
कि हम कम से कम कुदरती संपत्ति जो है, हवा सृजनहार की संपत्ति दी हुई है, मुफ्त में दी हुई है, जल सृजनहार ने मुफ्त में दिया है, तो उसको हम शुद्ध रखें। जो सृजनहार ने मुफ्त क्यों दिया? क्योंकि ये अनिवार्य है, हर एक जीव मात्र के लिए ये अनिवार्य है। और जल और वायु जो अनिवार्य है उसको सृजनहार ने मुफ्त किया है। तो ये मुफ्त के सृजनहार की समृद्धि को, भगवान की इस विभूति को हम क्यों दूषित करें? दूषित करने का पाप हम क्यों करें? ये हमें लोगों को समझाना है। और इस दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो ये जो आप जो कार्य लेके चली है उसमें बहुत सफलता मिलेगी। और मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई भी आपको देता हूं और आपको मेरी शुभेच्छा भी देता हूं। और मैं तो सबको कहता हूं, जहां भी ये पर्यावरण के बारे में अगर मुझे कोई भागवत की कथा के लिए नहीं बुलाएगा, कोई बात नहीं, रामायण मुझसे नहीं सुनो, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात सुनने के लिए मुझे जरूर बुलाओ। मैं इसकी बात में आपको जरूर बातें करूंगा। बस इतनी बात मैं आपको इस माध्यम से कहना चाहूंगा। स्वामी जी, सबसे पहले तो जो आश्रम का चित्रण आपने किया है, तो जैसे ही थोड़ी सी जिम्मेदारी मेरी जल शपथ और वृक्ष शपथ की थोड़ी सी कम होगी, तो सबसे पहले तो मैं आके आश्रम के दर्शन करूंगी, क्योंकि आप बोल रहे थे और मुझे सब तरफ मोर और वो चिड़िया और अपने गांव का वो घर याद आने लगा था। बराबर। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगा, लगभग 1 महीने से ये मुहिम चल रही है। आज जब मैं सुन रही थी, हालांकि कल कमेंट आएंगे सुनने वालों को कैसा लगा क्या लगा, मुझे लगा कि मैं एक वर्सेटाइल कैरेक्टर, एक विभिन्नता से पूर्ण एक वैज्ञानिक की बात सुन रही हूँ, एक किसान से बात कर रही हूँ, एक पिता की बात सुन रही हूँ जो अपनी धरती को लेके बहुत चिंतित है, एक वो किसान जो अपनी खेती अपनी जमीन को लेके परेशान है, एक जल तत्व के प्रति एक संत का समर्पण जिसने अपने ही आश्रम में जल को सच में देवता माना और धरातल पे ये करके दिखाया। और जो ये प्राथमिकता से कह रहे हैं कि अगर भागवत कथा हुई और प्रकृति की कथा हुई तो मैं प्रकृति की कथा को चयनित करूंगा। आपका ये कहना ही दिखा रहा है कि आप अपने आने वाली पीढ़ियों से कितना प्रेम करते हैं। आप ये हमारे लिए कह रहे हैं, अपने लिए नहीं। और एक और बात आज समझ आई कि हम व्यवहारिक लोग हैं। हमारी जब कोई बुरा समय आता है तब हम कुंडली दिखाते हैं, जरा देखना कोई ग्रह खराब है। जब हम पे कोई आफत एकदम से आती है, हमारी सेविंग्स इतनी नहीं होती कि उसी दिन उधार की नौबत आ जाती है। जब कभी कोई खान पान हमारा होता है तो हमारा स्वाद हम पे इतना हावी हो जाता है कि हम ग्रहण कर लेते हैं और परेशान होते हैं। लेकिन एक संत की सोच कैसे होती है, ये आज मैंने सीखा। आपके आश्रम में, आपके गांव में, आपके उस एरिया में फिलहाल पानी का कोई संकट नहीं है, लेकिन बावजूद उसके आपने वो प्रिकॉशन लिए, वो सावधानियां ली ताकि आगे संकट आए भी नहीं। तो मैं उस सूझबूझ को दंडवत करती हूँ, उस वैज्ञानिक व्यक्तित्व को दंडवत होती हूँ, उस किसान की सोच को दंडवत होती हूँ और संत शिरोमणि अपने स्वामी महाराज के आगे दंडवत होती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आप इस युवा उम्र में एक कार्य लेके चली है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जहां भी हमारी आवश्यकता होगी कार्य में, मैं जरूर सहयोग करूंगा। धन्यवाद स्वामी जी। नर्मदे हर। हर नर्मदे हर, नर्मदे हर।